नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, अभी हम सीसीएस लीव रूल्स 1972 को डिस्कस कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यू। जी हाँ, एमसीक्यू के सहारे सीसीएस लीव रूल्स 1972 के सारे प्रोविजन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है, क्वेश्चन पूछने से हमारा माइंड एक्टिवेट हो जाता है, या यूं कहें सुपर एक्टिवेट मोड में चला जाता है, और तब कुछ सीखने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। मैं इसी लॉजिक को यूज करते हुए एमसीक्यू क्वेश्चन डालता हूं, और एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू उस पूरे चैप्टर को लर्न करते हैं, डिस्कस करते हैं, सो दैट आप इसको उस पूरे चैप्टर को इस तरीके से समझ लें कि एग्जामिनेशन हॉल में लेट देयर बी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, you should be able to answer it correctly, properly, timely, right? ये जो रूल बुक हम पढ़ रहे हैं 1972 वाला, इसका लेटेस्ट एडिशन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, अपडेटेड एज ऑन 24 सितंबर 2024। तो सितंबर 2024 तक जितने अपडेशन है, उन सब अपडेशन को यहाँ पर कंपाइल किया गया है, एंड अपडेटेड वर्जन को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन हो, उसको वॉश आउट कर दीजिए, वो एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। नया वर्जन, हमेशा आपको अपडेटेड वर्जन ही पढ़ना है। तो दिस इज द अपडेटेड वर्जन। इससे पहले हम 2 क्लासेज अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख लें। दिस कुड बी द थर्ड पार्ट, एमसीक्यू 12 to 17। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, leave account of a gazetted government servant shall be maintained by। क्वेश्चन है कि गजेटेड ऑफिसर का लीव अकाउंट किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? ऑडिट ऑफिसर, द ऑफिसर हिमसेल्फ, पे एंड अकाउंट ऑफिस, हेड ऑफ द ऑफिस। तो हम किसी गेसिंग गेम के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। हम सीधे प्रोविजन पर आते हैं, जो प्रोविजन कहेगा उसी के अनुसार आंसर सही होगा। ठीक है, आइए देखिए प्रोविजन क्या है। रूल नंबर 15 में लीव अकाउंट से रिलेटेड प्रोविजन है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन नोट बिलो। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन शुरू में ही दे दिया गया है। हाँ, तो उस शुरू वाले एक्सेप्शन को हम देख लेंगे, पहले इस प्रोविजन को देख लेते हैं। A leave account shall be maintained in Form 2 for each government servant by the audit officer in the case of gazetted government servant। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, उनका लीव रिकॉर्ड ऑडिट ऑफिसर के द्वारा मेंटेन किया जाएगा, एंड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस और द ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन केस ऑफ नॉन गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट। तो क्लियर कट यहाँ पर डिमार्केशन है, हेड ऑफ द ऑफिस और ऑफिसर ऑथराइज वो नॉन गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लीव रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और अकाउंट जो ऑडिट ऑफिसर है, ऑडिट ऑफिसर मेंटेन्स लीव अकाउंट ऑफ गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर गवर्नमेंट का सर्वेंट गजेटेड है तो ऑडिट ऑफिसर, नॉन गजेटेड है तो हेड ऑफ द ऑफिस, और जो भी ऑथराइज अफसर है वो। ये तो इसका प्लेन रीडिंग है।
लेकिन इसने पहले ही एक एक्सेप्शन लगा दिया है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द नोट बिलो। तो ये नोट हमें देखना पड़ेगा, क्या नोट कहता है। नोट ये कह रहा है कि इन द केस ऑफ गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट whose pay and allowances are drawn and disbursed by the head of the office, the leave account shall be maintained by that head of office। देखिए जी, इसको सुपरसीड करने के लिए यहाँ पर नोट डाल दिया है। इनका ये कहना है कि गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट का अगर पेमेंट, पे एंड अलाउंसेस अगर उनके ऑफिस से ही डिस्पर्स होता है, कुछ गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे होते हैं जिनका पे एंड अलाउंसेस उनके ऑफिस से डिस्पर्स नहीं होता है। तो जब उनके ऑफिस से डिस्पर्स नहीं होगा तो उनका लीव अकाउंट जो होगा वो ऑडिट अफसर मेंटेन करेंगे। लेकिन वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट, वैसे गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट जिनका सैलरी, जिनका पे एंड अलाउंसेस आर ड्रन एंड डिस्पर्स्ड बाय हेड ऑफ द ऑफिस, उनके लीव अकाउंट शैल बी मेंटेन बाय दैट हेड ऑफ ऑफिस। तो नॉर्मली यहाँ पर डुप्लीकेसी ऑफ मीनिंग समझ में आ रही है। किसका हेड ऑफिस सैलरी पे करता है, जिसका डिपार्टमेंट, हेड ऑफ ऑफिस जिसका भी डिपार्टमेंट, जिसकी भी ऑफिस उसको सैलरी पे करती है, उसका हेड ऑफ द ऑफिस से करेगा, उसको लीव रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। नहीं करती है तो एक ऑडिट अफसर करेगा, इन केस ऑफ गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है। क्वेश्चन 12 क्या है, लीव अकाउंट ऑफ ए गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी मेंटेन्ड बाई, आंसर होगा हेड ऑफ द ऑफिस। क्योंकि इन जनरल जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके पे एंड अलाउंसेज ड्रॉन एंड डिसबर्स जो होता है बाय द हेड ऑफ द ऑफिस ही होता है इन जनरल। तो यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि उनके पे एंड सैलरी उनके डिपार्टमेंट से, उनके ऑफिस से नहीं होती है। तो इसीलिए हेड ऑफ द ऑफिस विल बी द करेक्ट आंसर। कंफ्यूजन नहीं रखना है, हमें इस नोट को समझने के बाद से कंफ्यूजन रूल आउट हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो लीव shall be granted to government servant if he is on leave preparatory to retirement, under suspension, work as an examiner, to visit abroad with proper permit। इनमें से किनको लीव बिल्कुल ही नहीं ग्रांट किया जाएगा। टू द पॉइंट स्पेसिफिक जो इसका आंसर मिला वो FRSR में मिला। लीव रूल में इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं है। तो पहले वो प्रोविजन हम देख लेते हैं और फिर हम आंसर पर लैंड करेंगे। ये देखिए, ये बेसिकली सस्पेंशन का एक सर्कुलर है। तो LTC ड्यूरिंग सस्पेंशन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन कैन नॉट अवेल ऑफ LTC। क्यों नहीं अवेल कर सकता? एज ही कैन नॉट गेट एनी लीव इंक्लूडिंग कैजुअल लीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के समय में किसी भी प्रकार का लीव ग्रांट नहीं किया जाता और LTC अवेल करने के लीव की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट अवेल LTC। उनकी फैमिली LTC अवेल कर सकती है क्योंकि फैमिली को लीव की जरूरत नहीं पड़ती। As he continues to be in service during the period of suspension, members of his family are entitled to LTC। अभी भी हमें टू द पॉइंट आंसर नहीं मिला, तो टू द पॉइंट आंसर है FR 55 में, फंडामेंटल रूल 55 में टू द पॉइंट आंसर है। क्या है? लीव में नॉट बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। हो गया, क्लियर कट आंसर मिल गया। लीव में नॉट बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन।
तो यहाँ पर आंसर जो होगा बी हो जाएगा, अंडर सस्पेंशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। A gazetted government servant who is a CGHS beneficiary, ध्यान दीजिएगा। एक गजिट, सबसे पहले गजिटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, फिर ही हु इज सीजीएचएस बेनिफिशियरी। कुछ लोग सीजीएचएस बेनिफिशियरी हैं जो कंट्रीब्यूशन पे करते हैं, और जो कंट्रीब्यूशन नहीं पे करते वो नॉन सीजीएचएस बोलिए चाहे एएमए बोलिए। तो यहाँ पर जो इशू है वो ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज इन सीजीएचएस बेनिफिशियरी is required to submit a medical certificate for grant of leave on medical grounds issued by whom? Registered medical practitioner, AMA, doctor in a CGHS dispensary, doctor working in a private nursing home. आप लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। AMA ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट। जिनको आंसर पता है और चाहे जिनको नहीं आंसर पता है, इन दोनों के लिए प्रोविजन हम देखेंगे। प्रोविजन थोड़ा ये लंबा प्रोविजन है, इसको समझना है, क्योंकि उसमें से बहुत से क्वेश्चन ट्विस्ट करके बनाए जाते हैं। और जो प्रोविजन दिया हुआ है वो है रूल 19 में। रूल 19 में ग्रांट ऑफ लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट टू गजिटेड एंड नॉन गजिटेड गवर्नमेंट सर्वेंट। ग्रांट ऑफ लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट पर मेडिकल लीव, कम्यूटेड लीव। तो इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट पर जो लीव दिया जाएगा, गजिटेड एंड नॉन गजिटेड, उनका अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी दिया हुआ है। गजिटेड का 1 है, ये गजिटेड का ये 1 है, और नॉन गजिटेड का इसके बाद 2 है। तो पहले गजिटेड वाला देख लेते हैं। एन एप्लीकेशन फॉर लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट मेड बाई अ गजिटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, made by a gazetted government servant shall be accompanied by a medical certificate in Form 3 given by a doctor in central government health scheme dispensary if such a government servant is a central government health scheme beneficiary। तो अगर सीजीएचएस बेनिफिशियरी है, गजिटेड अफसर की बात हो रही है, गजिटेड गवर्नमेंट सर्वेंट की बात है, अगर गजिटेड गवर्नमेंट सर्वेंट सीजीएचएस बेनिफिशियरी है तो उनको मेडिकल सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय डॉक्टर इन सीजीएचएस। सीजीएचएस डिस्पेंसरी के जो डॉक्टर होंगे, उस डिस्पेंसरी के डॉक्टर के द्वारा सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे, राइट। और बाय ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बाय ए ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट इफ ही इज नॉट ए सीजीएचएस बेनिफिशियरी। सीजीएचएस बेनिफिशियरी होंगे तो सीजीएचएस डिस्पेंसरी के डॉक्टर के द्वारा इशू होगा। और अगर सीजीएचएस बेनिफिशियरी नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के द्वारा या एएमए ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट के द्वारा इशू किए जाएंगे इफ इज नॉट ए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशियरी, राइट। एंड बाय एन ऑथराइज्ड डॉक्टर ऑफ ए प्राइवेट हॉस्पिटल recognized under CGHS or CMS rules 1944 in case of hospitalization। एंडूर ट्रीटमेंट जब होगा, हॉस्पिटलाइजेशन होगा, तो हॉस्पिटलाइजेशन एंड एंडूर ट्रीटमेंट के लिए ऑथराइज मेडिकल ऑथराइज डॉक्टर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल का भी चलेगा। इंडूर का होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए in respect of any particular kind of disease like heart disease, cancer, etc. for the treatment of which the concerned hospital has been recognized by the Ministry of Health and Welfare, Family Welfare। तो आउट पेशेंट के लिए अगर वो सीजीएचएस बेनिफिशियरी है तो सीजीएचएस के
डिस्पेंसरी से, अगर सीजीएचएस से बेनिफिशियरी नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या एएमए से, और अगर इन पेशेंट है तो इन पेशेंट में इन लोगों के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल का भी एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गजिटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो गजिटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है, इन जनरली उनको मेडिकल सर्टिफिकेट सीजीएचएस डिस्पेंसरी से इशू किया जाएगा, अगर वो सीजीएचएस एम्प्लॉय हैं तो। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द गजिटेड गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशियरी इफ एट टाइम ऑफ इलनेस इज अवे। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो गजिटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है वो लीव पे गए हों, आउट ऑफ स्टेशन गए हों, किसी ऐसे एरिया में गए हों जहां सीजीएचएस की फैसिलिटी उनको नहीं मिल पा रही हो, देन will produce medical certificate or fitness certificate in Form 3 and Form 5 as case may be given by authorized medical attendant. तो एएमए सर्टिफिकेट इशू करेगा, दैट विल बी वैलिड। कब? जब आउट ऑफ स्टेशन हो। कब? जब वहां पर सीजीएचएस के एक्सेस नहीं मिल पा रहे हो। ठीक है। Non-gazetted government servant का, a non-gazetted government servant shall be accompanied by a medical certificate in Form 4 given by a central government health scheme dispensary if such a government servant is a central government health services beneficiary or by government hospital or by an authorized। तो जो नॉन गजिटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है, नॉन गजिटेड वाले हैं, कुछ सीजीएचएस बेनिफिशियरी होंगे, उनको सीजीएचएस से मिल जाए, और नहीं तो जो सीजीएचएस बेनिफिशियरी नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, एएमए से, अगर वो हॉस्पिटलाइजेशन है तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से। ठीक है। कंडीशन, अगर स्टेशन पर से बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन है, छुट्टी पे है, तो सेम एएमए से मिलेगा। तो चाहे गवर्नमेंट गजिटेड अफसर हो चाहे नॉन गजिटेड अफसर हो, अगर सीजीएचएस से बेनिफिशियरी हैं तो सीजीएचएस के डिस्पेंसरी से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो मेडिकल सर्टिफिकेट का काम करेगा। नहीं तो authorized by doctor of private hospital recognized under in case of hospitalization। एएमए का और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एज इट इज इनके लिए भी सेम चलता रहेगा। ठीक है। नोट, in case of non-gazetted government servant, a certificate given by registered Ayurvedic, Unani or homeopathic medical practitioner or by a recognized dentist in the case of dental ailment or by an honorary। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन गजिटेड गवर्नमेंट सर्वेंट को एक एडिशनल फैसिलिटी दी गई है, वो किसी भी रजिस्टर्ड, चाहे यूनानी में, आयुर्वेदिक में, होम्योपैथी में, कहीं पे भी रजिस्टर्ड है, अगर वहां से सर्टिफिकेट मिल जाता है और कंसर्न ट्रीटमेंट वहां से लिए हैं तो that will be accepted, right? In case of a government servant who has acquired disability, the medical authority shall certify in Form 3A, ये 2018 में इंसर्ट किया गया है। फॉर्म 3A में मेडिकल डिसेबिलिटी है तो उसको सर्टिफाई करना है। और क्या क्या उसमें करना है? द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी, the date from which such disability has occurred or manifested, to the extent it may be medically possible to indicate the same। अर्थात किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, अपंगता है, किस प्रकार की अपंगता है, किस डेट से वो अपंगता शुरू हुई है, एंड वेदर देयर आर रीजनेबल प्रोस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट टू बी फिट टू रिज्यूम ड्यूटी।
जो डिसेबिलिटी से वो सफर कर रहे हैं, डॉक्टर को क्या लगता है कुछ रीजनेबल प्रोस्पेक्ट है कि ट्रीटमेंट होने के बाद से ही कैन रिटर्न टू द ऑफिस और नहीं? इफ नॉट, categorically state that such government servant is completely and permanently incapacitated for further service. डॉक्टर को ये लिखना पड़ेगा कि ये उम्मीद की जाती है कि ये निकट भविष्य में ऑफिस आ सकते हैं, और नहीं तो क्लियरली लिख दीजिए इनको ऑफिस में लौटने की संभावना नगण्य है, नहीं जान पड़ता। हाँ, मेडिकल इनकेपेसिटी के रिलेशन है। For the purpose of these rules, a doctor of central government health scheme or government hospital or a specialist in government hospital in cases requiring a specialized treatment, medical board in a government hospital in the case of multiple disability can in addition to the authority certify, तो जो अथॉरिटी सर्टिफाइंग कर रही हैं उनके अलावा एक वैसे भी जितने भी डिसेबिलिटी गवर्नमेंट सर्वेंट को होती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसेबिलिटी है, उसके लिए मेडिकल बोर्ड एक कंस्टिट्यूट किया जाता है, मेडिकल बोर्ड ही डिसाइड करती है। तो दैट सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बी द मेडिकल अथॉरिटी कंपिटेंट टू इशू सर्टिफिकेट। तो ये सब मेडिकल अथॉरिटी ये कंपिटेंट है। कौन कंपिटेंट होगा? ये इस स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मेडिकल बोर्ड। देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल, डॉक्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, इस रूल में किसको किसको मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करने का पावर है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो CGHS हॉस्पिटल के डॉक्टर, स्पेशलिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल बोर्ड specifying a specified disability, these all will be the medical authorities competent to issue certificate of disability in form 3A। ये सारे लोग कंपिटेंट होंगे सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। Notwithstanding anything in these rules, no reference from the head of the office or any other authority may be required for issue of medical certificate। मेडिकल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी का मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करने के लिए आपके ऑफिस से किसी भी प्रकार के अलग से रेफरेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अलग से रेफरेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है डिसेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए। वो तो ऑटोमेटिकली डॉक्टर अपने आप ही करते हैं, टू मोटो डॉक्टर करते हैं। हाँ, द अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव मे एट इट्स डिस्क्रिशन सिक्योर ए सेकेंड मेडिकल ओपिनियन। देखिए जी, ऐसा है, अगर लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी चाहे, ये उसकी उसकी इच्छा है, अगर उसको लगता है तो दैट लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी मे हैव सेकेंड मेडिकल ओपिनियन रिक्वेस्टिंग मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्जन। सिविल सर्जन और स्टाफ सर्जन को रिक्वेस्ट करके एक सेकेंड ओपिनियन लिया जा सकता है। ठीक है, टू हैव मेडिकली टू हैव अप्लीकेंट मेडिकली एग्जामिन्ड ऑन द अर्लीस्ट पॉसिबल डेट। ये सिविल सर्जन जो है और स्टाफ सर्जन जो है वो अप्लीकेंट को बुला करके उसको एग्जामिन करके और अपना सेकेंड ओपिनियन देने के लिए इंटाइटल्ड है, ऑथराइज है। राइट, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर रेफर टू इन सब रूल 3। सब रूल 3 में हमने कहा ना कि सेकेंड ओपिनियन लेने की हमारे पास डिस्क्रिप्शन रहेगी। तो मेडिकल ऑफिसर जो है, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि ऐसे सेकेंड ओपिनियन के लिए जो भी इश्यूज उनके पास रेफर किया जाता है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे अपना ओपिनियन दें। अपने किसी सबॉर्डिनेट को भी उसमें डिटेल कर सकते हैं। मे either require the applicant to appear before himself or before a medical officer nominated by him। स्वयं करें चाहे अपने ऑफिस में किसी से करवाएं, लेकिन अगर उस सब रूल 3 में उनको रिक्वेस्ट किया गया है, he हैज टू बी।
ये उनकी ड्यूटी बनती है। The grant of medical certificate under these rules does not in itself confer upon the government servant concerned any right to leave. देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट मिल गया, ये लीव का अधिकार नहीं है। लीव लेने का ये एक रिकॉर्ड है, ये एक डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। लीव देना ना देना सैंक्शनिंग अथॉरिटी पर डिपेंड करता है। जनरली मेडिकल लीव को कोई ओवररूल नहीं करता, एक्सीजेंसी मानी जाती है, लेकिन अगर इसका कोई मिसयूज करता हो तो उसको बताया जा सकता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट इज नॉट कन्फर्स हिम राइट टू लीव। राइट टू लीव तो है ही नहीं क्या, राइट? देखिए, अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट मेडिकल लीव may in its discretion waive the production of medical certificate in case of an application for leave for a period not exceeding 3 days at a time। अगर 3 दिन से ज्यादा तक का रिक्वेस्ट नहीं है तो मेडिकल सर्टिफिकेट के रिक्वायरमेंट को वेव किया जा सकता है। ठीक है। बस ध्यान यही रहना है, मेडिकल लीव तभी मिलेगा जब मेडिकल सर्टिफिकेट दिए रहे। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट वेव कर दिया गया तो बस आपको लीव मिलेगी, मेडिकल लीव नहीं मिलेगी। आप जस्टिफाई कर दिए कि हाँ बीमार थे और इसलिए लीव की आवश्यकता थी, तो ईएलसीएल जो मिलता है तो मिल जाएगा। मेडिकल लीव लेना है, कम्यूटेबल लीव लेना है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ये जो वेवर है, वेवर का मतलब ये है कि हाँ ठीक है, आपको लीव एक्सेप्ट कर लेंगे किसी और प्रकार का। अगर मेडिकल लीव चाहिए तो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए चाहिए चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या था? गेस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज सीजीएचएस बेनिफिशियरी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट ए मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर ग्रांट ऑफ लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स इशूड बाय अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, डॉक्टर इन ए सीजीएचएस डिस्पेंसरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The leave sanctioning authority can waive the production of medical certificate in case of application for leave on medical ground if the period of leave applied for is less than, अभी तो पढ़े थे लेस देन 3 days पढ़े थे, भूल गए क्या? ये देखिए, ये देखिए, नॉट एक्सीडिंग 3 days लिखा है। हाँ, थोड़ा सा याद रखना है, एट ए टाइम कई बार ये पढ़ने के लिए आएगा, थोड़ा सा याद रखना। कोई कोई प्रोविजन लंबा होगा, होगा तो होगा, कोई आवश्यक नहीं कि हर प्रोविजन छोटे ही हो। स्टडी हमें करनी है। क्वेश्चन नंबर 16। Mention the maximum number of months of leave that can be sanctioned by a medical authority if he is unable to say with certainty that the government servant will never again be fit for service। तो आइए इसका रिलेवेंट प्रोविजन देख लेते हैं। रूल 20 है, लीव टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अनलाइकली टू बी फिट टू रिटर्न टू ड्यूटी। कुछ इस तरीके से डिसेबिलिटी हो गई है कि ड्यूटी दोबारा ड्यूटी पर दोबारा लौटने की संभावना नगण्य हो गई, तो क्या करेंगे? When a medical authority has reported that there is no reasonable prospect that the government servant will even be fit to return to duty, leave shall not necessarily be refused to the government servant। अगर मेडिकल अथॉरिटी ने ये मेंशन कर दिया हो कि पता नहीं ये ड्यूटी पर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, ऐसे कंडीशन में लीव को रिफ्यूज नहीं करना। पार्ट 1 में जब हम स्टडी कर रहे थे तो वहां पर एक प्रोविजो था, सब्जेक्ट टू रूल 20, वो रूल 20 है। सब्जेक्ट टू रूल 20 में ये है कि अगर कुछ ऐसी डिसेबिलिटी आ गई है कि पता नहीं, कुछ ऐसे इलनेस आ गए, कुछ ऐसी बीमारी आ गई है गवर्नमेंट सर्वेंट को
The doctor is not sure whether he is going to get back to duty or not. ऐसे कंडीशन में लीव को रिफ्यूज नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा लीव को। The leave may be granted if due by the competent authority to grant the leave to the following condition. इस कंडीशन में लीव अवश्य देनी चाहिए. The leave may be granted if due by the authority competent to grant leave on the following condition. क्या क्या कंडीशन है? If the medical authority is unable to say with certainty that the government servant who has acquired a disability will never again be fit for the services, leave not exceeding 12 months at a time. ये हमारा क्वेश्चन है. हमारे क्वेश्चन का आंसर यहीं पर मिला. Will never again be fit for service, leave not exceeding 12 months at a time may be granted, and such leave shall not be extended without further reference to a medical authority. तो ऐसे सिचुएशन, मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो 12 महीने तक का लीव एट ए टाइम दिया जा सकता है. उससे आगे वाले को अगर एक्सटेंड करना है तो फिर से मेडिकल अथॉरिटी का ही हमें रेफरेंस चाहिए, मेडिकल अथॉरिटी का ही हमें रिकमेंडेशन चाहिए, राइट. If a government servant is declared by the medical authority as specified in Rule 19 as to have acquired such disability which may prevent him from discharging further service, leave or an extension of leave may be granted to him after the certificate of the medical verification has been received in Form 3A. Form 3A में सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसके अनुसार लीव और लीव के बाद एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है. दोनों क्लॉज ध्यान रखिएगा, 1 में लीव है और 2 में लीव का एक्सटेंशन है. ये दोनों में डिफरेंस क्या है हम इससे आगे वाले में देखने वाले. Provided that any leave debited for the period granted under sub clause 1 of clause B after receipt of the certificate of the disability of the medical board shall be remitted back into the leave account of the government servant. इसको, ये जो क्लॉज 1 है इसको लीव अकाउंट में रेमिट किया जाएगा. हाँ, जो क्लॉज 2 है shall not be debited to leave account, इसको लीव अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाएगा. जो इनिशियल 12 मंथ का हमने मेडिकल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के रिकमेंडेशन पर लीव दिया, shall be remitted back to लीव अकाउंट. बट जो उसके बाद जो हमने एक्सटेंशन दिया सब क्लॉज 2 में shall not be debited to the leave account of the government servant है. इन दोनों में ये डिफरेंस है. In the case of government servant who is granted leave in accordance with the provisions of clause B of sub-rule 1, the provisions of section 20 of Right of Persons with Disability Act 2016 shall suo apply. नोट कर लीजिए, important from MCQ point of view. अगर ये 12 मंथ वाला इशू इन्वोक होता है तो अपने आप ही जो ये सेक्शन 20 है, सेक्शन 20 ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 सुमोटो अप्लाई हो जाएगा. हाँ, ये कब डाला गया? ये 3 अप्रैल 2018 को. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन, मेंशन द नंबर ऑफ maximum number of months of leave that can be sanctioned by a medical authority if he is unable to say with the certainty that government servant will never again be fit for. तो मेडिकल अथॉरिटी के रिकमेंडेशन पे मैक्सिमम कितना लीव हम दे सकते हैं? जब मेडिकल अथॉरिटी ये श्योर नहीं हो कि गवर्नमेंट सर्वेंट कब तक ड्यूटी पे लौटेंगे, तो इनिशियली 12 मंथ, इनिशियली 12 मंथ, ये सब क्लॉज 1 में मेंशन है. उसके बाद जरूरत पड़ी तो मेडिकल बोर्ड बैठेगा. मेडिकल बोर्ड विल डिसाइड वेदर टू एक्सटेंड और नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. If an official is recalled to duty before expiry of his leave, he may be treated as
तो कई बार ऐसी भी आवश्यकता पड़ जाती है, सर्विस एक्सजेंसी पड़ जाती है, डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कि जो लीव सैंक्शन किया गया है, जिस पर गवर्नमेंट सर्वेंट आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, उसको कर्टेल करने की आवश्यकता पड़ती है। इमीडिएट रिक्वायरमेंट उनकी ऑफिस में हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रिकॉल टू ड्यूटी होता है। उसको क्या बोलते हैं? रिकॉल टू ड्यूटी। तो जो रिकॉल की ड्यूटी होती है, if an official is recalled to duty before expiry of his leave, he may be treated as, तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? ऑन लीव पीरियड, ऑन ड्यूटी, ऑन अब्सेंट, नन ऑफ द अबव। और यहाँ पर भी आंसर पर आने से पहले हम प्रोविजन देखेंगे। रूल 23, रिकॉल टू ड्यूटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीव। ये 1 2 डिलीट हो चुका है। थर्ड है, इन केस गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिकॉल टू ड्यूटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज लीव, such recall to duty shall be treated as compulsory in all cases and the government servant shall be entitled। तो जैसे ही रिकॉल किया जाता है, रिकॉल करने के बाद से गवर्नमेंट सर्वेंट इज बाउंड टू रिज्यूम हिज ड्यूटी। जैसे ही रिकॉल का उनको इंफॉर्मेशन मिलता है, फटाफट वहां से जर्नी शुरू कीजिए और जाकर के ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। तो उससे रिलेटेड रूल पोजीशन क्या है? इफ द लीव फ्रॉम विच ही इज रिकॉल्ड इज इन इंडिया, लीव एड्रेस देते हैं ना, जब भी लीव लेते हैं तो वहां पर लीव एड्रेस देते हैं। क्यों? क्योंकि बिना एड्रेस दिए हुए स्टेशन तो हम हेडक्वार्टर को हम छोड़ ही नहीं सकते, तो लीव एड्रेस देते हैं। तो लीव एड्रेस अगर विद इन इंडिया का है, विद इन इंडिया का है, तो to be treated as on duty from the date on which he starts for the station to which he is ordered। अगर लीव विद इन इंडिया है, रिकॉल किया गया है, तो उनको जिस दिन से वो जर्नी शुरू करते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जर्नी में जितना टाइम लगता हो, जिस दिन से वो जर्नी शुरू करते हैं, उस दिन से उनको ड्यूटी माना जाएगा। जर्नी शुरू किए एंड उस दिन से उनको ही विल बी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी, उनको ड्यूटी पे माना जाएगा। और जो जो भी एज पर रूल परमिसिबल है, ट्रेवलिंग अलाउंसेस उनको पे किया जाएगा। और जब तक आ नहीं जाते, जब तक ज्वाइन नहीं कर लेते, तब तक लीव सैलरी ही दिया जाएगा। ज्वाइन कर लेंगे तो जो पीरियड जहाँ पर काउंट किया गया है एज ऑन ड्यूटी, वहां से लीव सैलरी न बना करके ड्यूटी सैलरी बनाई जाएगी। ठीक है। रूल नंबर 23, इफ द लीव फ्रॉम विच ही इज रिकॉल्ड इज आउट ऑफ इंडिया, कई बार लोग विदेश में भी लीव लेकर के चले जाते हैं फॉर मेनी रीजन। टू काउंट द टाइम स्पेंट ऑन वोयाजे टू इंडिया। वोयाजे क्या होता है? पहले के लोग जर्नी करते थे शिप से, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन महीना दिन लग जाते थे। तो जो शिप से जर्नी की जाती थी उसको वोयाजे कहा जाता था। आजकल ऐसा कोई करता नहीं है, आजकल सब लोग एरोप्लेन से बाई फ्लाइट जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, टू काउंट द टाइम स्पेंट ऑन वोयाजे टू इंडिया एज ड्यूटी। जर्नी का जो भी टाइम है उसको ड्यूटी में काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग लीव एंड टू रिसीव लीव सैलरी। जब तक वोयाजे में रहेंगे, जब तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर लेते, तब तक लीव सैलरी ही काउंट किया जाएगा। एक बार ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे तो जिस दिन से उन्होंने जर्नी शुरू किया है, जिसको यहाँ पर ड्यूटी काउंट किया गया है, ड्यूटी के हिसाब से उनको सैलरी रेगुलराइज किया जाएगा। और फ्री पासेज टू इंडिया, फॉरेन में है भाई, कुछ प्लानिंग करके गए होंगे, कुछ प्लानिंग करके उनका रिटर्न जर्नी होगा, फ्लाइट वगैरह होगा, तो उनको फ्री पासेस टू इंडिया भी दिया जाएगा। वो जल्दी से वापस आ जाओ भाई। हाँ, रिफंड ऑफ हिज पासेस फ्रॉम इंडिया, जब इंडिया से बाहर गए हैं, बोथ वे होता है ना, तो जब ऑनवर्ड जर्नी किए हैं अपने पॉकेट से, उसको भी रिफंड करने की व्यवस्था है। बस कंडीशन क्या है? इफ ही हैज नॉट कंप्लीटेड हाफ द पीरियड ऑफ हिज लीव। 2 महीने की छुट्टी गए, 25वें दिन उनको बुला लिया गया, इसका मतलब कि हाफ पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस साइड ऑनवर्ड रिटर्न जर्नी तो हम दे ही रहे हैं फ्री में,
जाने वाली जर्नी को भी हम कंपेंसेट करेंगे, हम रीइंबर्स कर लेंगे। ठीक है? बाय द डेट ऑफ लिविंग फॉर इंडिया ऑन रिकॉल और 3 मंथ विच एवर इज प्रॉपर। ठीक है? ट्रेवलिंग अलाउंसेस भी उनको हम देना पड़ेगा, क्योंकि हम उनको ड्यूटी काउंट कर रहे हैं। ड्यूटी में वो जर्नी कर रहे हैं भाई। रिकॉल फ्रॉम ड्यूटी में, रिकॉल रिकॉल टू ड्यूटी जो है, रिकॉल फ्रॉम लीव जो है, वो जर्नी जहाँ से शुरू करते हैं वहां से ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो ड्यूटी में जर्नी कर रहे हैं ना, तो ड्यूटी में जर्नी करना है तो उस जर्नी का ट्रेवलिंग अलाउंसेस भी बनता है। राइट? अब इसका आंसर हमें सही दे पाएंगे हम। इफ एन ऑफिशियल इज रिकॉल्ड टू ड्यूटी आफ्टर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज लीव, he may be treated as on leave on duty। ऑन ड्यूटी, अभी तो पढ़े थे रूल 23 में। अगर कोई रिकॉल हो गया तो उसे ऑन ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। हाँ, आपका चैनल एसी के जी स्टडी, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ टच करके सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ टच करके लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है, जब भी आप ये चैनल पर आते हैं तो पहले नॉर्मली होम पर आते हैं। होम में से आप सीधे प्लेलिस्ट में आ जाइए, और प्लेलिस्ट में से जो जिस सब्जेक्ट पे आपको पढ़ना है उस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट खोल लीजिए। उस प्लेलिस्ट में 10 20 30 40 क्लासेस मिलेंगे। एट वन गो आप उसको पढ़ लीजिए, आराम से समझ में आएगा। जब भी नया सब्जेक्ट आप ले रहे हैं और कम समझ में आ रहा है, एट वन गो एक क्लास को 3 बार लगातार देखिए। हो सकता है स्पीड बढ़ाना, बढ़ा लीजिए स्पीड। 3 बार लगातार देखिए, वो पूरा मटेरियल आपका हो जाएगा, अपना हो जाएगा। दावे के साथ कह रहा हूँ, करके देख लीजिए। हाँ, मिलते हैं अगले क्लासेस में। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग एसीकेजी स्टडी जर्नी सीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।